जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साकर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है चक्रवात। और चक्रवात के अंतर्गत आज अपन पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं चक्रवातों के अंतर्गत, जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन से? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद शीतोष्ण चक्रवात देख लेंगे। बेसिकली शीतोष्ण चक्रवात में भारत में इतने आते नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकतर अपन देखते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन भी आते हैं और उन्हीं से ज़्यादातर बरसात होती है भारत में। तो आइए जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद में आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना तो आपके इनसे क्वेश्चन बाहर जाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक अत्यधिक विनाशकारी तूफान है। क्या है? एक अत्यधिक विनाशकारी तथा शक्तिशाली क्या है? एक तूफान है जिसका निर्माण हमेशा गर्म महासागरों के ऊपर होता है। कौन से महासागरों के ऊपर होता है? तो गर्म महासागरों के ऊपर होता है। अब चक्रवात है तो चक्रवात का जन्म तो गर्म महासागरों के ऊपर ही, सागरों के ऊपर ही होगा ना, महासागर के ऊपर ही होगा। आपको चाहे ठंडा ले लीजिए चाहे आप गर्म ले लीजिए। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म कहाँ पे होता है? तो हमेशा गर्म महासागरों के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है? तो गर्म महासागरों के ऊपर होता है। ठीक है, उससे पहले अपन जानते हैं इन मैप को, उसके बाद बताऊंगा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में एक होता है केंद्र। क्या होता है? एक केंद्र होता है जिसकी अपन क्या बोलते हैं? तो चक्रवात की आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख। ठीक है, इस केंद्र का अर्थात इस चक्रवात की आंख का जो वायु दाब है, यानी कि इस चक्रवात की जो वायु दाब है, ये कौन सा होता है? तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? तो निम्न वायु दाब। मैंने बोला था ना, मैं जब से ही पढ़ाता आ रहा हूं कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र अर्थात वहां पर क्या होती है? हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं। हवाएं जहां पर भी गर्म होकर हवाएं जहां पर भी टकराकर ऊपर उठती हैं उसे अपन क्या कहते हैं? निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहते हैं। तो चक्रवात की आंख क्या होती है? निम्न वायु दाब का क्षेत्र होती है। क्या होती है? चक्रवात की आंख जो होती है वो निम्न वायु दाब का क्षेत्र होती है। और जहां पर जो हवा का प्रेशर होता है वो कौन सा होता है? तो 900 मिलीबार तक पहुंच जाता है। कौन सा होता है? तो कहां तक चला जाता है? तो 900 मिलीबार तक चला जाता है। और इससे ऊपर जाने पर क्या होता है? ये जो हवा का दबाव है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कि चक्रवात की आंख में 900 मिलीबार, ऊपर जाने पर 920 मिलीबार, 940 मिलीबार, 980 मिलीबार और 1000 मिलीबार। ठीक है, तो क्या होता है? ये क्या है? हवा का दबावी क्षेत्र है। ये जो हवाएं हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? तो समदाब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो हवा की जो प्रवाह की दिशा होती है, यानी कि हवा की जो प्रवाह की दिशा होती है, यानी चक्रवात में वो बाहर से अंदर की ओर होती है। क्या होती है? बाहर से अंदर की, यानी कि प्रवणता पूछ जाए कि वायु की प्रवणता कैसी होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, तो बाहर से अंदर की ओर होती है। यानी कि हवाएं बाहर से स्पीड से और इनकी जो यानी कि बहुत तेज गति से क्या करती हैं? बाहर से इस केंद्र के यानी कि इस निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बढ़ती है, जो कि चक्रवात की आंख कहलाता है। ये कौन सा है? तो लो प्रेशर जोन। कौन सा? लो प्रेशर जोन अर्थात निम्न वायु दाब का क्षेत्र। तो इसको बढ़ने के लिए जो हवाएं हैं काफी तीव्र गति से आगे बढ़ती है। क्या करती है? काफी तीव्र गति से आगे बढ़ती है। और इन हवाओं की जो रफ्तार है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है। ठीक है, 180 से लेकर 220 तक इनकी क्या हो सकती है? रफ्तार हो सकती है इन हवाओं की। क्योंकि इन हवाओं में ये अब चक्रवात कहाँ बनता है? तो चक्रवात बनेगा भाई सागर सतह पर। अब सागर सतह पर तो हवा में कोई घर्षण तो है नहीं, अर्थात घर्षण से मतलब कोई पर्वत पठार या कोई मकान वगैरह पेड़ पौधे तो है नहीं। अब उनको बिल्कुल सपाट मैदान पड़ा है। तो सपाट मैदान होने के चलते वो क्या करती है? तीव्र गति से ही आगे बढ़ेगी ना, क्योंकि उन्हें कोई रोक टोक तो है नहीं, उनके आसपास में कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। अब अगर यदि स्थल खंड पे बहती तो स्थल खंड पे बहने में उनके क्या बीच में रास्ते में आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे, पर्वत वन भी मिल जाएंगे, मकान भी मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन समुद्री सतह पे थोड़ी ना मिलना है कुछ भी। तो इनकी क्या होती है? इनकी स्पीड क्या होती है? काफी होती है। और ये जो हवाएं आती है, यानी कि इस निम्न दाब के क्षेत्र की ओर जब ये हवाएं आगे बढ़ती है तो ये सीधे नहीं जाती। क्या? जैसे कि ये निम्न दाब का क्षेत्र है और इसको बढ़ने के लिए एकदम से सीधे जा रही है, तो इस तरीके से सीधे से नहीं जाती, बल्कि ये चक्करदार क्या करती है? ये चक्कर काटते हुए आगे बढ़ती। कैसे? चक्कर काटते हुए आगे बढ़ती है। यानी कि हवा जो केंद्र है वहां पर
केंद्र को भरने के लिए हवाएं सीधे ना जाकर क्या करती है, चक्कर खाते हुए, यानी कि चक्करदार स्थिति में पहुंचती है वहां तक, कहां तक, केंद्र तक। ठीक है, तो केंद्र तक पहुंचती है, लेकिन ये केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती, यानी कि ये केंद्र तक एक निश्चित सीमा तक ये क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी कि ये जो हवाएं चक्कर खाकर आगे बढ़ रही है चक्करदार तरीके से, वो केंद्र तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि एक निश्चित सीमा तक पहुंचते ही क्या करती है, ये हवाएं ऊपर उठने लग जाती है। यानी कि एक निश्चित सीमा है जहां तक ये पहुंचती है, और वहां पर जाने से क्या होती है, उसके बाद में क्या करती है, ऊपर उठने लग जाती है। क्योंकि जब ये केंद्र के पास पहुंचती है तो इनका जो तापमान होता है, इनके तापमान क्या होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपने एक वो तरीके से नहीं देखा होगा, बमंडर टाइप का, ठीक है ना, बमंडर बोलते हैं अपन जिसे, आप हाँ बमंडर ही बोलते हैं। तो बमंडर टाइप को, जिसमें आप ऊपर से एक हवाओं का घेरा देखते होंगे, क्या देखते होंगे, घेरा। तो वो घेरे के रूप में ही आगे बढ़ती है ना हवाएं, क्या करती है, घेरादार, यानी कि चक्कर खाकर आगे बढ़ती है। लेकिन वो चक्कर खाकर जैसे ही आगे बढ़ती है हवाएं, वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाती, तो चक्रवात की आंख तक नहीं पहुंचती, बल्कि एक निश्चित सीमा तक आते 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 क्या करती है, वो ऊपर उठने लगती है। क्या करती है, ज्यादा गर्म होने के चलते क्या कर जाती है, ऊपर उठ जाती है। और उस निश्चित सीमा को क्या कहते हैं, तो चक्रवात की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, चक्रवात की दीवार कहते हैं, आंख की दीवार। क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख की दीवार कहते हैं। जहां पर क्या करते हैं, हवाएं अंदर तो आती हैं चक्कर खाकर, लेकिन आंख में अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, बल्कि एक निश्चित सीमा के साथ ही क्या करती है, ऊपर उठने लग जाती है। क्या करती है, ऊपर उठने लग जाती है। और उस ऊपर उठने वाली सीमा को अपन क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख की दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख की दीवार कहते हैं। ठीक है, आंख की दीवार आप इस मैप के जरिए समझिए। चक्करदार केंद्रोमुखी प्रवाह, ये क्या हो रहा है, हवाओं का चक्करदार केंद्रोमुखी प्रवाह हो रहा है। यानी कि धरातल पर क्या हो रहा है, यानी कि समुद्री धरातल पर क्या कर रही है, हवाएं चक्राते हुए क्या कर रही है, केंद्र की ओर बढ़ रही है। यानी कि जो चक्रवात की आंख है उसकी तरफ बढ़ रही है। ये क्या है, चक्रवात की आंख मान लीजिए। ये क्या है, चक्रवात की आंख मान लीजिए। चक्रवात की आंख यानी कि एक निश्चित सीमा, ये क्या है, चक्रवात की दीवार है। तो इस तक पहुंचते ही क्या करती है, फिर मध्यवर्ती भाग आ जाता है। यानी कि यहां तक पहुंच गई, कैसे, चक्कर खाते हुए। और अब बीच वाले भाग में जाइए, तो चक्कर खाते हुए जब ये आंख की दीवार के पास पहुंचती हैं, तो क्या करती है, फिर ये ऊपर उठने लगती है। क्या करती है, ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ लिखा है ना, ऊपर की ओर प्रवाह, यानी कि हवाओं का मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। यानी कि आप आंख की दीवार के पास पहुंची, आंख की दीवार के पास पहुंचते क्या करेगी, अब वो ऊपर उठने लगेंगी। क्या करने लगी है, ऊपर उठने लगी है। ठीक है, घूमते हुए कहाँ पहुंची है, चक्रवात की आंख के पास। आंख के पास पहुंचने के बाद में क्या कर रही है, तो ऊपर उठ रही है। और ऊपर उठने के बाद अंत में होता है वायु वेग का पूर्ण निस्राव। यानी कि अब जो घूम रहा है, वो चक्कर घूम रहा है, उससे क्या कर रही है, हवाएं बाहर निकल रही है। यानी कि इस घुमावदार चक्कर से क्या कर रही है, हवाएं अब बाहर की ओर निकल रही है। क्या कर रही है, बाहर की ओर निकल रही। आप कल्पना कीजिए, जितनी बेहतर कल्पना करोगे ना, उतनी बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हो। अब वायु में मैं पकड़ के तो बता नहीं सकता कि भाई ये लो ऐसे घूमती है, ऐसे क्या करती है, सब देखा परखा है आप लोगों का, सब कुछ देखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप यदि उनको माइंड में रखोगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो सबसे पहले क्या करती है, घूमते हुए कहाँ पहुंचती हैं, आंख की दीवार के पास पहुंचती हैं। आंख की दीवार के पास जैसे ही पहुंचती है, हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। और ऊपर उठने के क्रम में अंत में क्या होता है, तो वायु वेग का पूर्ण निस्राव, यानी कि हवाएं उस घेराव से क्या करती है, बाहर निकलती है। क्या करती है, उस घेराव से बाहर निकलती है। ठीक है, जो आंख की दीवार का जो बीच वाला भाग है, आंख की दीवार का जो सॉरी, ये आंख है, ये दोनों क्या है, दीवार है, और ये बीच वाला क्षेत्र क्या है, आंख है। तो जो आंख की दीवार का जो बीच वाला भाग है, ये क्या रहता है, एकदम शांत रहता है। क्या रहता है, एकदम शांत रहता है। यानी कि आप इस तरीके से मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हो, और आपके कमरे में बैठे हो, बिल्कुल शांत है, एकदम से मजे में खा पी रहे हो, आप आराम से खाना खा रहे हो, कुछ भी, और आपके बाहर क्या चल रही हो, गोलियां चल रही हो। ठीक है ना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके बाहर गोलियां चल रही हो, आपको कोई फिक्र नहीं है, और ना आपको पता है कि बाहर कुछ हो रहा है। आप तो बस शांति से बैठ के अपनी मस्ती में कोई भी फिल्म वगैरह देख रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और बाहर गोलियां चल रही हैं। यानी कि बाहर तांडव मचा हुआ है। और जो तांडव मचा हुआ है, वो सबसे ज्यादा कहाँ मचा हुआ है, आपके लिए ही मचा हुआ है। किसके लिए, आपके लिए ही मचा हुआ है। यानी कि जो बाहर गोलियां चल रही है, वो किसके लिए मचा है, किसके लिए चल रही है, तो आपके लिए चल रही है। लेकिन आपको वो गोलियों से बचा कौन रहा है, तो ये दीवार बचा रही है। क्या बचा रही है, दीवार बचा रही है।
तो इसी तरीके से चक्रवात की आंख में बैठा व्यक्ति, उसको पता भी नहीं चलेगा कि चक्रवात उत्पन्न हुआ है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो रहा है, उसको पता भी नहीं चलेगा। उसके ऊपर जो मैदान, जो आसमान होगा वो एकदम साफ दिखा रहेगा। क्या होगा? एकदम साफ दिखा, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत तरीके से बैठा है। और उसके 15 से 20 किलोमीटर के बाद, यानी कि 15 से 20 से 30 किलोमीटर मान लीजिए, 15 से 30 या 20 मान लीजिए, उसके बाहर क्या हो रहा है? एकदम तांडव मचा हुआ है। हवा ने क्या मचा रखा है? एकदम तांडव मचा रखा है और बहुत जोर से पानी बरस रहा है, यानी कि बरसात काफी तेज हो रही है। तो चक्रवात की आंख में कभी बरसात नहीं होती। ठीक है, याद रखिए। अगर पूछ लिए चक्रवात के कौन से भाग में बरसात नहीं होती, तो चक्रवात की आंख अर्थात चक्रवात के केंद्र में बरसात नहीं होती है। चक्रवात की आंख अर्थात उसका केंद्र एकदम शांत रहता है, बिल्कुल साफ मौसम रहता है, कुछ भी हलचल नहीं होती। वो तो जो तांडव होता है ना, वो 15-20 किलोमीटर के बाहर मचता है। ठीक है ना। तो चक्रवात जो भी अपनी रौद्र रूप दिखाएगा वो 15-20 किलोमीटर के बाहर दिखाएगा, अर्थात आंख के बाहर दिखाता है। ठीक है। इसके ऊपर तो बादल भी नहीं बनेंगे, यानी कि चक्रवात की आंख के ऊपर तो बादल भी नहीं रहते। जो बादल रहते हैं वो ही मैंने बताया ना कि 15-20 किलोमीटर के बाहर ही बनते हैं। अब आइए देखते हैं चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं। भारत में चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं प्रदान होती है, वो होती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे होती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। इसको एक चीज और देख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात बनते हैं, उनकी जो हवाओं की दिशा होती है, यानी कि जो हवाएं घूम रही हैं, उनकी जो दिशाएं होती हैं वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, उनमें जो हवाएं घूमती हैं, घूमकर ऊपर चक्करदार रूप में ऊपर उठती हैं, उनकी जो घूमने की दिशा होती है वो कौन सी होती है? तो एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में कौन सी होती है? जो विषुवत रेखा के दक्षिण में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव, और विषुवत रेखा के उत्तर वाला उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिण में कौन सी होती है? तो क्लॉकवाइज होती है। लेकिन जो अत्यधिक दाब की पेटी होती है, अत्यधिक दाब की जो पेटी होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार है। क्या है? महासागरों का विस्तार है। इसलिए जो अत्यधिक तापमान की पेटी है वो कभी भी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जाती। इसलिए अधिकतर जो भी चक्रवात बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या पाए जाते हैं? स्थलखंड पाए जाते हैं। और मैंने बताया था कि जो जल है वो स्थलखंड की तुलना में देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है, जबकि स्थलखंड क्या होता है? जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। अब देखिए इनकी दशा कैसे बनते हैं चक्रवात। ये क्या है? ये मान लीजिए भारत है। ये क्या है? भारत है अपना। भारत में चक्रवात आते कैसे? ये क्या है? भारत है। ये भारत का पूर्वी तट है। ठीक है, ये भारत का पूर्वी तट है, ये वाला भाग। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए भारत में कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में होते हैं। क्या करते हैं? बंगाली खाड़ी में क्या होते हैं? चक्रवात बनते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए क्या होता है? जो भारत में चक्रवात आते हैं वो अक्टूबर यानी कि सितंबर के लास्ट सप्ताह से लेके अक्टूबर और नवंबर के पहले सप्ताह तक ही क्या आते हैं? भारत में चक्रवात आते हैं। यानी कि सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर में क्या आते हैं? भारत में चक्रवात आते हैं। तो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं वो कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य बनते हैं? तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बनते हैं। कहाँ बनते हैं? तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बनते हैं। ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा। ये 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। होता क्या है? क्यों बनते हैं इन्हीं क्षेत्रों में? क्यों बनते हैं? जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो ये कहलाता है क्योंकि सागर का जो मैंने बताया था एक बार वीडियो में कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पड़ता है? तो 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी के मध्य पड़ता है। तो इनके बीच में क्यों नहीं बनते चक्रवात? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरियोलिस बल का मान क्या होता है? विषुवत रेखा के आसपास शून्य रहता है। क्या रहता है? शून्य। क्या रहता है? शून्य। यानी कि 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी के मध्य जो कोरियोलिस बल का मान होगा, अर्थात विषुवत रेखा के पास जो कोरियोलिस बल का मान होगा वो शून्य रहेगा। कोरियोलिस बल का मान सदैव सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ध्रुवों पर पाया जाता है। कोरियोलिस बल क्या होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन से जो बल उत्पन्न होता है, यानी कि पृथ्वी के घूमने से जो बल उत्पन्न हो रहा है उसे अपन कोरियोलिस बल कहते हैं।
और इसके लिए क्या होता है, और कोरियोलिस बल का मान कब बढ़ने लगता है, तो जैसे कि अपन 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आगे बढ़ते हैं, जैसे ही 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से बढ़ते हैं तो 25 डिग्री तक चले जाते हैं, तो 25 डिग्री तक भी क्या होता है, अच्छी खासी कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो अत्यधिक गर्मी पड़ने के चलते क्या होगा, समुद्र भी गर्म होगा, समुद्र भी गर्म होगा ना। तो इसलिए 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अपन जब आगे बढ़ते हैं तो कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या होता है, कोरियोलिस बल का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और कोरियोलिस बल का मान क्या करता है, तो कोरियोलिस बल का मान क्या करता है, कोरियोलिस बल के मान के कारण ही जब कोरियोलिस बल का जो मान बढ़ेगा ना, तभी जाकर क्या होगी, हवाएं चक्करदार रूप में काटेंगी, यानी कि हवाओं में घुमाव पैदा होगा, क्या घुमाव उत्पन्न होगा, यानी कि कोरियोलिस बल का मान बढ़ेगा ना, 0 से ऊपर जाएगा, तभी जाके क्या होगा, हवाओं में घुमाव उत्पन्न होगा। और जब तक हवाएं घूमेंगी नहीं तब तक चक्रवात कैसे बनेगा। ठीक है, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य क्या होती है, हमेशा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इनकी उत्पत्ति उन्हीं महासागरों में होती है जिनका जो जल का तापमान वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। यानी कि अगर इनकी उत्पत्ति होने के लिए दूसरी दशा कौन सी है, तो इनकी उत्पत्ति वहीं होगी, उसी महासागर में होगी जिस महासागर के जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा होगा, यानी कि ऊपर होगा। 27 डिग्री से कम होगा तो वहां पर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए बाष्पीकरण का होना बहुत जरूरी है। क्या होना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए बाष्पोत्सर्जन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या, जब तक बाष्पोत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में नहीं होगा तब तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो महासागरों के जल का तापमान कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर होती है। अब ये अपना भारत है, भारत के कौन सा तट है, तो ये पूर्वी तट है, तो कौन से तट पे हो रही है, तो पूर्वी तट पर ही होती है। ठीक है, साथ ही महासागर जल में जो महासागर की जो जल की सतह है वो कितनी गहराई तक होना चाहिए, तो 60 मीटर की गहराई तक गर्म होना चाहिए। यानी कि जो महासागर का जल है वो जल कितना, सागर सतह ऊपर रहेगी, ये क्या है, सागर की सतह है। तो जब पानी में अपन अंदर डुबकी लगाएंगे ना, तो वो 60 मीटर तक क्या होनी चाहिए, अंदर पानी गर्म होना चाहिए। अपन 60 मीटर तक अंदर गहराई में जाएंगे ना, तो वहां तक का पानी क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, तभी जाकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, हवाओं में चक्करदार अर्थात घुमाव उत्पन्न होगा। और उसके लिए क्या होगा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अपन जब आगे बढ़ेंगे तभी जाकर क्या होगा, कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होगा। चक्रवात की आंख क्या होता है, चक्रवात की आंख, चक्रवात का जन्म कैसे होता है, तो चक्रवात की जन्म के लिए ये तो दशाएं हो गई, क्या हो गई, ये तो दशाएं हो गई कि ये कंडीशन होंगी भैया तब जाके चक्रवात की उत्पत्ति होगी। अब चक्रवात की उत्पत्ति में मुख्य रूप से सहायक कौन होता है, यानी कि उसका काम क्या होता है जिससे कि चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। तो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए होता क्या है कि जो गर्म महासागर है उसमें क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन, अर्थात जब आप पानी क्या होता है, भाप के रूप में उड़ता रहता है। क्या होता है, भाप के रूप में उड़ता रहता है, तो भाप को क्या करती है, हवाएं चुरा लेती है। जब हवाएं चुरा लेती है तो हवाओं के चुराने से वो क्या होगा, बाष्प जब ऊपर जाएगा तो उसमें क्या होती है, संघनन की प्रक्रिया चालू होती है। कौन सी होती है, संघनन की प्रक्रिया। अर्थात जब अपन बात कर रहे हैं चक्रवात की आंख, अर्थात चक्रवात की आंख को ऊर्जा कहाँ से मिलती है और वो उत्पन्न कैसे होती है। तो जब बाष्प उत्सर्जन होगा और बाष्प उत्सर्जन के चलते जब वो हवा जब ऊपर उठेगी तो बाष्प उत्सर्जन के चलते क्या होगा, बाष्प उत्सर्जन में जब ऊपर जाएगा तो उसमें संघनन की प्रक्रिया चालू होगी और संघनन की प्रक्रिया से क्या होगा, वो बाष्प किस रूप में बदल जाएगा, तो पानी की बूंद के रूप में बदल जाएगा। यानी कि संघनन की प्रक्रिया उसी कहते हैं जो भाप का क्या होना, पानी की बूंद में बदलना, यानी कि बाष्पीकरण का पानी की बूंद में बदलना, उसे क्या कहते हैं, संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जब वो संघनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या रहती है, गुप्त ऊष्मा रहती है। क्या रहती है, गुप्त ऊष्मा रहती है। और गुप्त ऊष्मा ही क्या होती है, जो चक्रवात की आंख की जननी होती है। क्या होती है, आंख की जननी होती है। यानी कि गुप्त ऊष्मा ही क्या होती है, चक्रवात की संरचना करता है। क्या करता है, चक्रवात की संरचना करता है। यानी कि जो पानी में जो भाप से जो गुप्त ऊष्मा चुराई है ना,
वही गुप्त ऊष्मा क्या करती है, वायुमंडल अर्थात क्षोभमंडल में जाकर रह जाती है, क्षोभमंडल में रह जाती है। तो जिसके चलते क्या होती है, चक्रवात की आंख को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। उसी गुप्त ऊष्मा से क्या मिलती है, शक्ति। यानी कि खाना क्या है उसका, चक्रवात की आंख का तो गुप्त ऊष्मा है। संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, गुप्त ऊष्मा बाष्पीकरण से जल बूंद, यानी कि भाप से क्या बनना, जल का बूंद बनना। ठीक है, जो भाप जो चुरा कर ले गया ना, पानी बाष्पीकरण जो चुरा कर ले गया, उससे क्या बनना, जल बनना, जल की बूंद बनना, उसे क्या कहते हैं अपन, बाष्पीकरण कहते हैं। तो जैसे ही वो बनती है तो उससे क्या होता है, गुप्त ऊष्मा बन जाती है। और गुप्त ऊष्मा क्या होती है, चक्रवात की आंख की संरचना करती है, जिसके चलते चक्रवात की आंख को काफी ऊर्जा मिलती है। और चक्रवात की आंख क्या बन जाता है, तो पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप का धारण कर लेता है। जबकि चक्रवात की आंख का जो व्यास होता है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होता है, चक्रवात की आंख का जो व्यास होता है अर्थात उसका क्षेत्रफल होता है, वो 15 से 20 किलोमीटर या कई 30 किलोमीटर भी दिया होता है। तो 15 से 20 किलोमीटर क्या होता है, उसकी क्षेत्र होता है। जबकि पूरे चक्रवात का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पूरे चक्रवात का क्षेत्रफल होता है लगभग 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक। कितना होता है, लगभग 500 से लेकर लगभग 600 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, चक्रवात में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, तो चक्रवात में सबसे ज्यादा बरसात होती है चक्रवात की आंख के सहारे ही होती है। कौन सी होती है, तो चक्रवात की आंख के सहारे। यानी कि चक्रवात में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होगी, तो चक्रवात की आंख के सहारे। यानी कि यहाँ पर क्या करती है, हवाएं आती है और टकरा कर ऊपर उठती है। क्या करती है, हवाएं आती है टकरा कर ऊपर उठती है। तो ऊपर उठने के क्रम में क्या होंगी, हवाएं ठंडी होंगी, और ठंडी होंगी तो क्या होगी, वो अपनी जल बूंदों को, यानी कि वो अपनी जो भाप जो बाष्पीकरण लिए हुए साथ में अपना, उसको क्या करेंगी, जल बूंदों के रूप में नीचे छोड़ देंगी। तो चक्रवात में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, तो आंख की दीवार के सहारे ही होती है। कहाँ होती है, तो आंख की दीवार के सहारे क्या होती है, चक्रवात में सबसे ज्यादा बरसात होती है। ठीक है, इसके अलावा चक्रवात का ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊंचाई में यानी कि कितने किलोमीटर ऊंचाई वायुमंडल में उसका विस्तार होता है। तो ऊर्ध्वाधर विस्तार जो धरातल से कितना होता है, तो 10 से 15 किलोमीटर होता है, अर्थात क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा तक होता है। अपना क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है, क्षोभमंडल जिसमें हम रहते हैं ना, उसे क्षोभमंडल कहते हैं। तो 10 से लेकर 15 किलोमीटर, 10 से लेकर 14 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार होता है वो 10 से 15 किलोमीटर तक होता है, अर्थात क्षोभमंडल की सीमा तक होता है। ठीक है, अब भारत में चक्रवात कैसे आता है, तो भारत में चक्रवात कहाँ पे बनेंगे, ये सभी दिशाएं कौन फुलफिल कर रहा है, तो ये सभी दिशाएं फुलफिल करती है अपनी बंगाल की खाड़ी। क्योंकि बंगाल की खाड़ी अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या हो जाती है, काफी गर्म हो जाती है, जिसके चलते ये क्या करती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आर्द्र दशाएं प्रदान करती है। क्या करती है, आर्द्र दशाएं प्रदान करती है, जिससे किनका निर्माण होता है, तो चक्रवातों का निर्माण होता है। और ये जो चक्रवात बनते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि बंगाली खाड़ी में बन रहे हैं, वो पूर्वी जेट धारा के द्वारा कहाँ पर आ जाते हैं, तो भारत में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, पूर्वी जेट धारा के द्वारा। यानी कि जो चक्रवात हैं वो किस जेट धारा के द्वारा भारत में प्रवेश करते हैं, तो पूर्वी जेट धारा के द्वारा क्या कर जाते हैं, भारत में प्रवेश कर जाते हैं। क्या करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। यानी कि इन चक्रवातों को भारत में बुलावा कौन भेजता है, तो पूर्वी जेट धारा वो भेजती है। कौन भेजती है, पूर्वी जेट धारा। जेट धारा क्या होती है, मैंने पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाया था, पश्चिमी जेट धारा, पछुआ जेट धारा पढ़ाया था। ठीक है, उसी तरीके से पूर्वी जेट धारा भी है। पछुआ जेट धारा तो थोड़े समय के लिए ही भारत में प्रवाह होती है, अधिकांश समय तो वो तिब्बत वगैरह पूर्वी मध्य एशिया में प्रवाह होती है। लेकिन पूर्वी जेट धारा जो है वो हमेशा भारत के ऊपर प्रवाह होती है। ये क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में ये बहती है। क्या होती है, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में कौन सी जेट धाराएं हमेशा बहती है, तो पूर्वी जेट धारा के द्वारा ही क्या होते हैं, जो भी चक्रवात बंगाल खाड़ी में बनते हैं वो भारत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, भारत का जो सबसे प्रसिद्ध जो चक्रवात है वो साइक्लोन है। कौन, जिसका नाम क्या है, साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन, हुदहुद, बिली। ठीक है, ये कई अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाने वाले क्या है, चक्रवातों के नाम है। तो भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, भारत में साइक्लोन नाम दिया जाता है। तो ये तो हो गया चक्रवात की उत्पत्ति और उसके कारण। उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे काम करता है, चक्रवात की आंख क्या होती है, चक्रवात की आंख शांत क्षेत्र क्यों होता है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं चक्रवातों का विनाश कैसे होता है। चक्रवातों का विनाश यानी कि ये खत्म कैसे होते हैं। तो जैसे ये
गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगा। जैसे ही क्या होगा, ये गुप्त ऊष्मा मिलनी बंद हो जाएगी, वैसे ही क्या होने लगेगा, चक्रवात का विनाश यानी कि चक्रवात खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ, ये दो कंडीशन में होता है, यानी कि चक्रवात की आंख को ये गुप्त ऊष्मा मिलनी बंद कब हो जाती है, दो कंडीशन में हो जाती है। पहली कंडीशन क्या होती है, जब भी चक्रवात बनता है तो ये उच्च अक्षांशों की ओर बहना प्रारंभ कर देता है, यानी कि ये उच्च अक्षांश अर्थात उत्तरी गोलार्धों की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि गोलार्धों की यानी कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगता है। तो जिसके चलते ये क्या हो जाता है, अब ध्रुवों की तरफ जाएगा तो उधर क्या, उधर कौन सा क्षेत्र आएगा, उधर ठंडा गर्म जल क्षेत्र आएगा। कौन सा, ठंडा क्षेत्र आएगा, यानी कि जो समुद्र है वो कैसा रहेगा, तो ठंडा रहेगा। तो ठंडा रहेगा तो इसको क्या होगा, इसको गुप्त ऊष्मा नहीं मिलेगी, तो जिसके चलते इसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, यानी कि ये शांत हो जाएगा। मैंने बोला ना कि इसके लिए क्या होना चाहिए, तापमान 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, यानी कि पानी के तापमान कितना होना चाहिए, 27 डिग्री से ऊपर, साथ ही 60 मीटर तक गहराई तक भी क्या होना चाहिए, समुद्र गर्म होना चाहिए। क्योंकि उत्तरी अक्षांशों की तरफ बढ़ेगा अर्थात ध्रुवों की ओर बढ़ेगा, तो ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, ठंडी बढ़ने लगती है, अर्थात जो वहां का समुद्र होगा वो भी कैसा होगा, ठंडा होगा। तो जब ये आगे बढ़ता है तो क्या होता है, इसको गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाती है और साथ ही इसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है जब ये भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। क्या होता है, जब ये भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, अर्थात यानी कि ये इससे बरसात कहाँ कहाँ होगी, तो चक्रवातों से जो बरसात होती है वो उड़ीसा के उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा तट और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, इन 3 तटों पर ही क्या होती है, बरसात होती है। तो जब ये भारत के आंतरिक यानी कि स्थलीय भागों में प्रवेश कर जाएगा, किसमें, भारत के सीमा में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि स्थलीय सीमा में प्रवेश कर जाएगा। तो स्थलीय सीमा में जैसे ही ये प्रवेश करेगा, इसको क्या हो जाएगी, गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये गुप्त ऊष्मा इसको कहाँ मिलती है, केवल समुद्र में मिलती है, और समुद्र में भी कौन से समुद्रों में, गर्म समुद्री क्षेत्रों में। कौन से समुद्री क्षेत्रों में, गर्म समुद्री क्षेत्रों में। अब तो ये स्थल खंड पे आ गया, तो स्थल खंड पे तो इसको जो ऊष्मा है वो तो मिलनी ही नहीं है, तो इसका क्या होगा, विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। चक्रवातों से जो बरसात होती है वो क्या होती है, काफी जोर शोर से होती है। क्या होती है, अचानक से होती है और बहुत जोर से क्या होती है, इनसे बरसात होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो कभी चक्रवात से जो हवाएं चलती हैं वो भी इधर उधर ही चलती हैं, कभी पेड़ इधर जाएगा तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, और 4-5 दिनों तक मौसम खराब रहता है, बाहर निकलने लायक नहीं रहता। अधिकतर ये अक्टूबर नवंबर के महीनों में आते हैं, तो उस समय क्या होता है, अपने यहाँ पे नव दुर्गाएं चलती हैं, तो नव दुर्गाओं के पांडाल कभी तो इधर जाएंगे, कभी उड़ के कभी उधर जाएंगे, उनको पकड़ते रहते हैं लोग, ठीक है। तो वही उनकी जो बरसात होती है वो उस समय किससे होती है, तो चक्रवातों से होती है। और उसमें भी चक्रवात में कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। तो इसका विनाश कैसे होता है, तो एक तो ये पूर्वी को जब ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगता है तो इसको जो गुप्त ऊष्मा है वो मिलनी बंद हो जाती है, तो इसका विनाश हो जाता है। साथ ही दूसरा कौन सा है, तो जब ये स्थल खंड में प्रवेश कर जाता है तो इसकी गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाता है, जिसके चलते इसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। चक्रवात से जो बादल बनते हैं, यानी कि इससे जो बादल बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, तो काले कपासी बादल बोलते हैं। क्या कहते हैं, काले कपासी बादल बोलते हैं। काले कपासी बादलों से बहुत जोर से बरसात होती है, ठीक। तो यहीं पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा बरसात होगी। तो ये थे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।